अभी रिसेंटली एक बहुत बड़ी न्यूज़ आई है। साउथ कोरिया ने इंडिया से ये अपील की कि आप हमारी हेल्प करें। हमें मतलब कि 90 जो कोविड-19 के बाद उनके हालात इतने स्टेबल नहीं हो पा रहे, उनके गंदम के क्राइसिस आए हुए हैं, अनाज के क्राइसिस। आपको क्या लगता है कि इन सब के हालात के बावजूद इंडिया हेल्प कर सकता है साउथ कोरिया की? ये नहीं। लोग कहते हैं पाकिस्तान का, मुझे बेशुमार लोग कहते हैं जी पाकिस्तान का मुस्तकबिल क्या होगा। मैंने कहा यही है जिससे गुजर रहे हो, यही तुम्हारा मुस्तकबिल है। यू आर पासिंग थ्रू योर फ्यूचर। हाल तो हमारा है ही कोई नहीं, माजी भी कोई नहीं था। एक खास तरह का एलिमेंट नहीं उनको मिलता। ये मुल्क नहीं तमाशा है। में से एक पीसीएस क्वालिफाई करने के काबिल नहीं है। मुल्क इनके हवाले करने वालों के भी सदके जाऊं, जो इनको वोट देते हैं उन पे भी बारी जाऊं, तो इनके साथ जो भी हो कम है। एक जमाने में मैं बहुत कुड़ा करता था। मैं आई वाज इन माय लेट 30s जब मेरा ब्लड प्रेशर इन्हीं बातों की वजह से। दक्षिण कोरिया, साउथ कोरिया, जिसकी इकोनॉमी हम देखें तो जापान के बाद सबसे ज़्यादा, चाहे स्टार्टअप में या टेक के मामले में सबसे ज़्यादा तेज़ी से हमें ग्रो करता हुआ नज़र आता है। उसने भी जब देखा कि इकोनॉमी लड़खड़ा रही, क्योंकि वैसे तो पूरी दुनिया की इकोनॉमी लड़खड़ा रही है, खास तौर पर रशिया यूक्रेन वॉर, और उसको बहुत अच्छे तरीके से पता है जब ये चाइना ताइवान का जो मुद्दा है ज़्यादा गर्म होगा, जो कि हर दिन के साथ में गर्म होता चला जा रहा है, तब वहाँ पर भी आफत आएगी। जो आज यूरोप में रिसेशन चालू हो गया है वो ही वहाँ पर भी आने वाला है। अभी तो स्थिति और ख़राब होने वाली है, उसको ही नज़र रखते हुए भारत के आगे मदद मांगना चालू कर दिया। हम देख रहे हैं दुनिया में कहीं की भी इकॉनमी ख़राब होती है, सबसे पहला नाम किसी को याद आता है तो भारत का। अच्छा देखिए, आजकल पूरा वर्ल्ड तो एक ग्लोबल विलेज बन गया। तो अलाए तो हर कोई एक दूसरे के साथ दिखाता तो यही है कि हम हैं, लेकिन मुझे ये लगता है कि साउथ कोरियन जो है वो अमेरिकन एंटी हैं। तो इंडिया जो है वो अमेरिका का अलाए है, और उसके मुफावदत हैं जो इंडिया के साथ, अमेरिका के साथ जुड़े हुए हैं। इसराइल, इंडिया और अमेरिका, मतलब इट मीन्स, तो मुझे लगता है मुश्किल है। देखें, गोरे जो सारे गूगल वाले और सारी साइट्स हैं वो डिपेंड इंडिया पे करती हैं, तो इंडिया इसलिए आंखें दिखा सकता है। तो आपकी बात लॉजिकल है, मैंने इसलिए कहा मे भी हो भी सकता। थिएटर्स होते थे, उसके बाहर फट्टे होते थे, वहाँ वो मदारीपन किया करते थे थिएटर की ज़्यादा से ज़्यादा टिकटें बेचने के लिए। कुछ प्रोफेशनल होते थे, ये अनायब हुसैन भट्टी वगैरह का, इनका भी बैकग्राउंड थिएटर का था। तो ये थिएटर के वो किरदार हैं। ये जो बात आपने की है, इसके लिए कोई अफलातून और रस्तू होना तो जरूरी नहीं है। को तुम ही तो लोग रहे हो, तुम्हें शर्म हया भी नहीं आती बात करते हुए, यूं कर दिया वूं कर दिया, तुम्हें नहीं पता। और ख़ास तौर पर ये जो क्लाइमेट चेंज है, इसने पूरी दुनिया को मुतासर किया। पाकिस्तान तो वैसे फॉल्ट लाइन के ऊपर है। हमारे 75 साल में, चले 40 साल सियासतदानों को दे दें, 35 साल, उसके अंदर भी आज जो इक़्तिदार में हैं, आज मैं सुन रहा था प्रेस कॉन्फ्रेंस एहसन इकबाल साहब की, फरमाते हैं कि पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा सैलाब था जिसने पाकिस्तान को डुबो कर रख दिया। तो इन्होंने जो 30 साल 35 साल गवर्न करने के नाम के ऊपर मुल्क पे मुसल्लत रहे ये लोग, इनके पास नहीं था ऑप्शन के ये कोई डैम्स बनाते, कोई प्लानिंग करते। ला के उसका वजीर खजाना, लानत ऐसे आदमी पे जिसने इस आदमी को वजीर खजाना बनाया। वो वजीर खजाना, वो भाई कोई शहर की सफाई सफाई का वजीर, ये कोई चलो कोई जो सादा काम है, बिल्कुल कख भी नहीं पता था इसको। आधा लगाओ। ओ यार, हद हो गई। किस हद तक जाने के बाद, नफरत में, कदूरत में, गाली गलोच में, किस हद तक जाने के बाद मोहब्बत में किस हद तक आगे निकल गए। जिस तरह की सोसाइटी में रह रहे हैं उसी तरह का अंजाम आपका आ गया है। लोग कहते हैं पाकिस्तान का, मुझे बेशुमार लोग कहते हैं जी पाकिस्तान का मुस्तकबिल क्या होगा। मैंने कहा यही है जिससे गुजर रहे हो, यही तुम्हारा मुस्तकबिल है। यू आर पासिंग थ्रू योर फ्यूचर। हाल तो हमारा है ही कोई नहीं, माजी भी कोई नहीं था। एक खास तरह का एलिमेंट। मैं तो देखो, आपने कहा कि रिलीफ अवाम को मिलना चाहिए था। क्यों भाई? वजह रियाया को रिलीफ राजे महाराजे देते हैं? कभी भी नहीं। ये रियाया है, ये सिटीजन्स नहीं है। हम इस मुल्क के शहरी नहीं, हम इसकी रियाया हैं। और अगर ये मुल्क वाकई अवाम का होता, रिलीफ उनको मिलता, ये मुल्क नहीं तमाशा है। क्या ये मुल्क नहीं है, मंडी है।
किसी के हाथ में डंडा है और किसी के हाथ में डंडी है। क्या बात है। ये कुत्तुक है। किसी मुर्गी चोर, साइकिल चोर, मोटरसाइकिल चोर मार मार के सुअर बना देते हैं। उसमें मुझे टू सम एक्सटेंट रीजंस लगती हैं कि जो हमारे मुल्क में स्टेबिलिटी नहीं ना आती, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, और रीज़न उसमें आपको पता टू सम एक्सटेंट एस्टेब्लिशमेंट है। एक्चुअली मैं समझता हूँ कि ये जो है ना सब चीज़ें ऊपर ऊपर से हो रही होती हैं। इनफैक्ट आप ये देख रहे हैं कि पाकिस्तान जैसे जितने भी कंट्रीज़ जो इस टाइम फाइनेंशियल और इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजर रहे हैं, उनके लिए ये जो पाबंदियाँ वो बहुत स्ट्रिक्ट हैं। लेकिन इंडिया हो गया, अब आप यूरोप को देख लें, यूरोप भी तो रशिया से गैस ले रहा है ना। अच्छा, ये बात आपने बिल्कुल लॉजिकल की है। देखें, उसकी रीज़न ये है कि इंडियन इकॉनमी हमारे साथ ही आज़ाद हुए हैं, लेकिन वो ग्रो बहुत कर गए हैं। जैसे देखें आईटी, हम आज़ाद हुए इंडिया से। हाँ, ऑब्वियसली वो उन्होंने बरतानिया से हुए थे ना, यूके वालों से। तो लेकिन ऑब्वियसली डिक्टेटरशिप कम थी, आर्मी इतनी ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं है वहाँ। तो सियासतदान बेशक हमारे जैसे करप्ट ही हैं, लेकिन इकॉनमी उनकी बहुत ग्रो कर गई है, और 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गई। ख़ास करके आईटी बेस्ड इंडस्ट्री वहाँ बहुत ग्रो की है। अब रेस्ट्रिक्शन सिर्फ पाकिस्तान जैसे कंट्रीज़ के लिए हैं जो ऑलरेडी उनके कर्जे वगैरह इतने लिए हुए हैं, उनके नीचे दबे हुए हैं। तो अदरवाइज़ इंडिया भी, ये जो अमेरिका ऊपर ऊपर से ही उनको कहता है और ऊपर ऊपर से ही वो कह देते हैं, अदरवाइज़ इंडिया जो है वो बिल्कुल अमेरिका के साथ है और उनका पार्टनर है, और वो बिल्कुल नहीं वो किसी को हेल्प करेगा। ये चाहते ही नहीं है कि पाकिस्तान और इस जैसे कंट्रीज जो हैं वो क्राइसिस से बाहर निकले। हम इवन के एक छोटी सी भी चीज़ें, इवन देखें हम एग्रीकल्चरस कंट्री हैं, लेकिन फिर भी हमें इन दी एंड जो बाहर से गंदम मंगवानी पड़ती है, राइस मंगवाने पड़ते हैं, अपने फूड की जो है ना वो उसको कवर करने के लिए, फुलफिल करने के लिए रिक्वायरमेंट को हमें बाहर से मंगवानी पड़ रही है। इंडिया कैसे खुद मुख्तार हुआ, मैं आपको बताऊं। अमेरिका के साथ ही कोई नहीं, अमेरिका सिर्फ अपने साथ ही मुखलिस है, बाकी किसी कंट्री के साथ नहीं है। अभी आपने देखा होंगे, आपके सामने एक न्यूज़ आई होगी कि जिसके मुताबिक इंडिया के वर्ल्ड की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गई है। कैसे बनी है? वो अपने ऊपर काम करके ना, मेड इन इंडिया के ऊपर काम करके, एक्सपोर्ट अपनी बढ़ाकर, जीडीपी अपनी ग्रो की, जीएसटी उनकी डबल होगी, जिसकी वजह से इंडिया स्ट्रॉन्ग हो रहा। आपको पता है कि दुनिया वैल्यू इसकी करती है जिसके पास पैसा होता है, जो स्ट्रॉन्ग कंट्री होती है। तो उस वजह से आप देखें, जब किसी बंदे को काम की समझ आ जाती है, वो करने लगता है, तो उसके साथ कोई मसला हो जाता। तो अल्लाह करे, कोई अल्लाह बेहतरी करे, कोई पूरे 5 साल एक गवर्नमेंट निकाले और स्टेबल निकाले, यानी वो अपनी डिसीजन मेकिंग वो बंदा खुद कर सकता हो, तो फिर इंशाल्लाह हालात बेहतर होंगे। अभी डिसीजन मेकर्स वो पॉलिटिशियन नहीं है, आ जाते हैं लेकिन फैसले कुछ किसी और जगह से हो रहे होते हैं। पिछले 35-40 सालों में जिस तरह से साउथ कोरिया ने अपनी इकोनॉमी को संभाला है, और ख़ास तौर पर जब हमने देखा है, जब से कोरिया, एक तो आप देखो नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क पूरी दुनिया मानती है। एक को तो तानाशाह डिक्टेटर मिल गया, हालांकि लोग काफ़ी हद तक एक जैसे हैं, कल्चर वगैरह सब कुछ बहुत सिमिलर है, पर फिर भी वहाँ पर सिर्फ एक तानाशाह के चलते खाने पीने का बजट, एजुकेशन का बजट, मेडिकल का बजट, दुनियादारी, जितनी सब ज़रूरत की चीज़ें होती हैं सब उठा करके डिफेंस में डाल दिया। इसी वजह से आप देखो ये हालत होती चली आ रही है वहाँ की। किम जोंग उन को खैर सभी जानते हैं। साउथ कोरिया को वही हम देखें तो उसने अपने टेक पर बहुत ही ज़्यादा फोकस किया और टेक्नोलॉजी को अपनी इकोनॉमी का चलाने का एक बड़े इंजन के तौर पर रखा। इसी चलते हम देखें आज सैमसंग जैसी बड़ी कंपनी और दुनिया की इतनी सारी बड़ी कंपनियां जो है वो वहाँ से निकलती हैं, जिसके चलते आज इतना ज़्यादा उसका पूरी इकोनॉमी टेक पर ही उसकी बेस्ड है, बसी हुई है। खैर अभी तो एंटरटेनमेंट सेक्टर में भी उसका काफ़ी अच्छा चल रहा है, पर जहाँ पर हमने देखा खास तौर पर ताइवान में लाखों लोग ट्रेनिंग ले रहे हैं, लाखों आम नागरिक, कोई दुकान चलाता है, कोई सब्जी बेचता है, कोई पेपर फेंकता है, कोई स्टूडेंट है, कोई कुछ है, कोई गवर्नमेंट जॉब करता है, कोई प्राइवेट जॉब करता है, कोई बिजनेस करता है, सबके अलग अलग हर वर्ग से लोग आकर के उसमें ट्रेनिंग ले रहे हैं बाकायदा किस तरीके से लोगों को निकालना है, वॉर होती है। क्योंकि सबको पता है कि जिस तरीके से रशिया यूक्रेन ने एकदम से रशिया ने मुँह उठा करके हमला कर दिया था, वैसे चाइना भी कभी भी कर सकता है। तो क्योंकि यूक्रेन इतने लंबे समय पर, यूक्रेन ने खैर कॉन्फिडेंस भी दिया है सबको, क्योंकि यूक्रेन इतने लंबे समय तक युद्ध को खींचने में तैयार हो गया, और ना सिर्फ खींचने में, अक्सर हम देखते हैं खास तौर पर इस महीने की अगर हम बात करें सितंबर के महीने की, इसमें यूक्रेन के साथ में एक बढ़त हो गई है। रशिया इस समय थोड़ा सा डाउन हो गया है, रशिया के बराबर फौजी मारे जा रहे हैं। जब ये हमने बार बार देखा है, जब कहीं पर भी फौज घुसती है किसी दूसरी टेरिटरी में, लंबे समय तक अगर वो युद्ध खिंच भी जाए ना,
तो जिसकी ज़मीन है वो उसके साथ में एक एज आ जाता है, क्योंकि वहाँ के लोगों को कॉन्फिडेंस आता है। और इनके लोग के लिए तो नई ज़मीन है, जो रशियन सोल्जर्स हैं उनके लिए तो वो नई ज़मीन है, सब कुछ नया है। और इतने लंबे समय के बाद में सबसे बड़ी बात होती है जो मनोबल, एक किसी भी सेना के लिए मनोबल का ज़रूरी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो कि वहाँ पर हमें हटता हुआ नज़र आ रहा है। साथ ही में पूरी दुनिया, चाहे हम इस्लामिक कंट्रीज़ को ले लें, जैसे तुर्की ने किस तरीके से अपने ड्रोन्स वहाँ पर दिए, यूरोप से और अमेरिका से पूरे के पूरे बराबर फंडिंग और हथियार सब जा रहे हैं। इन सब चीज़ों के चलते वहाँ पर उसने इतना लंबा खींच लिया, पर इकोनॉमी पे तो सबको ही नज़र आ रहा है। यही कारण है जो अभी से ही साउथ कोरिया चाहता नहीं है ऐसी स्थिति वहाँ पर बने, इसीलिए भारत से मदद मांगी जा रही है।